कुछ बोलना बच्चा? हम्म, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं ना, सब विजिबल है ना? थोड़ा सा वो सामने वाली वो दिख रही है विंडो स्क्रीन पे। चलो कोई नहीं। हम पढ़ रहे थे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, याद है? क्या क्या क्या? हाँ, एक बार रुको, मैं आवाज़ थोड़ी और तेज करूँ। ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन में हमने दो स्टेप पढ़े थे। एक था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, है ना? और एक का नाम क्या था दूसरा? रीएब्जॉर्प्शन। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस साइट पे हुआ था? नेफ्रॉन की कौन सी जगह पे? जहाँ पे बोमेंस कैप्सूल था, है ना? हाँ, और वो जो कप लाइक स्ट्रक्चर था उसी में सारा फिल्टर होके ब्लड नीचे की तरफ आ जाता है। वहाँ पे बच्चे एक हमने कैपलरी का नेटवर्क बनाया था, याद है? ग्लोमेरुलर कैपलरीज, है ना? ये इस तरीके से ग्लोमेरुलस था, और ऊपर की साइड में यहाँ पे ये कैपलरीज का नेटवर्क था। ठीक है। उस दिन मैंने आपको बताया था कि हाँ, ब्लड इस साइड से एंटर करता है। तो जिस साइड से ब्लड एंटर करता है उस वाली ब्लड वेसल्स का नाम होता है बच्चे एफरेंट आर्ट्रियोल। दिख रहा है वहां से बोर्ड पे? ठीक है। जिस साइड से ब्लड एंटर करता है उसका नाम होता है एफरेंट आर्ट्रियोल। इसका डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मैंने उस दिन भी बताया था। और दूसरी तरफ जहाँ से ब्लड निकलता है उस वाली ब्लड वेसल का नाम है बच्चे इफरेंट आर्टीरियोल। क्लियर हो रही ना बातें? ठीक। यहाँ डायमीटर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम है, नैरो है, इस वजह से क्या होगा यहाँ पे, इधर कैपिलरी वाली साइड में, ग्लोमेरुलर कैपिलरी वाली साइड में यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर क्रिएट की वजह से जो ब्लड है वो यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। जब वो फिल्टर होता है तो क्या क्या चीज़ें नीचे आती हैं? हाँ, यूरिया होता है जो टॉक्सिक मटेरियल होता है, इसके साथ साथ हाँ अमोनिया होता है। न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं क्या? हाँ, वाटर भी आता है। लेकिन हमें किसको एक्सक्रीट आउट करना है, बॉडी से किसको बाहर निकालना है? यूरिया को। और क्या एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर भी यहाँ से बाहर जाएगा? हाँ, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उस बॉडी उस वाटर को भी हम यहाँ से बाहर भेजेंगे, साथ ही साथ यूरिया को भी यहाँ से बाहर भेजेंगे। क्या हम एक्सेस सॉल्ट को भी यहाँ से बाहर भेजते हैं? एक्सेस सॉल्ट समझते हो ना, जो भी हम डेली डाइट में कंज्यूम करते हैं उन सॉल्ट का भी एलिमिनेशन होना उतना ही ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं सारे सॉल्ट्स, और अगर वहाँ पे पार्टिकल सारे एक्यूमुलेट होंगे तो वो बेसिकली स्टोन्स का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। समझ में आ रही ना बातें? ठीक है। तो जहाँ पे आपने नेफ्रॉन का डायग्राम बनाया ना, वहाँ पे इन दोनों की लेबलिंग कर लीजिए, इन दोनों ब्लड वेसल्स की लेबलिंग कर लीजिए। बना तो आपने रखा ही है, बस लेबलिंग कर लीजिए।
ठीक है। ये हम वही बातें लिख रहे हैं जो हमने अभी तक समझी हैं, है ना, कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पे कहाँ होता है, ग्लोमेरुलर ये वाले रीजन में होता है। ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल से एंटर करता है और इफरेंट आर्ट्रियोल से बाहर चला जाता है। यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है कहाँ पे, ग्लोमेरुलर कैपिलरी वाले साइड पे, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी वाला एरिया है। ठीक, इस साइड पे प्रेशर क्रिएट होगा जिसकी वजह से क्या होता है, फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिर एक चीज लिखते हैं कि जो कंपोनेंट नीचे आया उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। द फिल्टर्ड पार्ट इन Bowman's capsule is known as filtrate। यहाँ पे बच्चे जो चीज आई थी ना फिल्टर होके, इधर जो लिक्विड आएगा ब्लड से, जो इधर फिल्टर होके इधर आया, इस वाले लिक्विड को हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट।
फिल्ट्रेट इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका फिल्टर हो चुका है ना। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट डज द फिल्ट्रेट कंटेन्स, फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है। तो हमने पढ़ा है कि इसमें क्या क्या होता है, इसमें यूरिया होता है, न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो रही ना बातें? मेरी बॉडी, हाँ हाँ हाँ, नहीं बॉडी फैट वेस्ट नहीं मानती ना बॉडी अपनी फैट को। बॉडी में फैट जो है वेस्ट की फॉर्म में थोड़ी प्रेजेंट होता है। हाँ वो एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है, वो हमें एनर्जी देता है, वो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल नहीं है। क्लियर है? ऐसी कंडीशन अराइज हो जब कभी भी मान लेते हैं कि हम लंबे समय तक खाना ना खाएं, हम स्टारवेशन पे चले जाएं, हम अनशन पे बैठ जाएं, भूखमरी जिसे बोलते हैं, या फिर भूखमरी जैसे ऐसी कंडीशन जहाँ पे मान लेते हैं कि बहुत सालों से किसान के पास अनाज नहीं आया है ना, या फिर आप एक आइलैंड पे गए, वहाँ फंस गए, वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वही फैट जो आपकी बॉडी में जो स्टोर हो रखा है, उसी की मदद से आप उतने दिन सरवाइव करेंगे बिना खाए पिए। तो हमारे लिए वो वेस्टफुल चीज़ नहीं है। क्लियर है? वो एक एसेंशियल चीज़ है। बस ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में फैट का एक्यूमुलेशन बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए, उससे हमें क्या है प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा फैट हो जाने से, ओबेसिटी हो जाने से फिर बॉडी में काफ़ी सारे फैक्टर्स अराइज होते हैं, जिससे हार्ट डिसीजेज भी हो सकती हैं और अलग अलग डिसीजेज भी हो सकती हैं। क्लियर? तो फैट इज एसेंशियल, फैट इज एसेंशियल, घी खाना जरूरी है, तेल खाना जरूरी है, अदरवाइज फैट का प्रोडक्शन नहीं होगा, हमारी बॉडी में वो फैट वाला एलिमेंट जाना चाहिए। क्लियर हो रही ना बातें? लेकिन एक्सेस में कंजम्पशन नहीं करना है। एक्सेस में अगर हम कंजम्पशन नहीं करेंगे तो एक्सेस में बॉडी में जाएगा नहीं, और उसकी वजह से वो डिपॉजिट नहीं होगा, मतलब बेसिकली इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है? जितने की रिक्वायरमेंट है उतना ही हम कंज्यूम करेंगे, तो उतना वो बर्न होता चला जाएगा। हालांकि स्टोर हमेशा रहता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में जीरो फैट रहेगा। जीरो फैट नाम की कोई चीज़ बॉडी के अंदर नहीं है। समझ में? क्लियर है? ठीक है। तो अब क्वेश्चन मैंने कहा कि ये जो फिल्ट्रेट यहाँ नीचे आया, व्हाट डज द फिल्ट्रेट कंटेन? तो इसमें हम लिखेंगे कि इट हैज यूरिया, है ना, इसके अंदर ग्लूकोज इसके अंदर अमाइनो एसिड्स हैं जो आपने कंज्यूम किए हैं, है ना, प्रोटीन खाया तो इसका मतलब आपने अमाइनो एसिड खाया, इसके साथ वाटर है, इसके साथ इसमें सॉल्ट्स हैं और एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, व्हाट डज द, वाई क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे? ठीक है ठीक है, थैंक यू। व्हाट डज द फिल्टर, व्हाट डज द फिल्ट्रेट? क्लियर हो रही ना बातें? नहीं, इसको रीअब्सॉर्ब करेगा। हम्म, तो ये पहला स्टेप था हमारा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हाँ, शुगर को क्यों नहीं हटा देता? क्योंकि बॉडी में जो किडनी है वो सिर्फ इसलिए बनी है ताकि वहां से यूरिया हटाया जाए। उसको नहीं पता है कि शुगर, बच्चे शुगर क्या है बेसिकली अपने अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? हाँ? है ना? तो जब शुगर इम्पोर्टेंट है
तो अगर वो शुगर हटाता चला जाएगा तो बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनको एनर्जी कैसे मिलेगी? क्लियर है? शुगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिक्कत क्या होती है, अच्छा जैसे आप हो, ठीक है, आपके ब्लड में भी शुगर है कि नहीं है? नहीं, गलत कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट गलत है। थोड़ा सा इसको ऑफ द टॉपिक जा करके समझाता हूँ, है ना, क्लास में मजा आएगा आपको। शुगर होता क्या है? जो चीनी खाते हैं वो? अच्छा, ग्लूकोज क्या रोटी खाने से मिलता है? हाँ शायद नहीं, बिल्कुल हाँ, है ना, सही एकदम गैस किया आपने। कि अगर हम मान लेते हैं रोटी खा रहे हैं, रोटी लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, रोटी विच इज ए कार्बोहाइड्रेट, है ना। किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है यहाँ पे बेसिकली? वो ग्लाइको, नहीं नहीं नहीं, स्टार्च, है ना। किस फॉर्म में प्रेजेंट है? स्टार्च। इस स्टार्च वाले कॉम्प्लेक्स फूड का स्टमक में आके क्या होता है बच्चे? डाइजेशन। और जब डाइजेशन होगा तो स्टार्च से क्या बन जाएगा? ग्लूकोज, ठीक है। अब ये बताइए ग्लूकोज खाया ही क्यों हमने? अगर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था तो रोटी खाई क्यों हमने? किसको क्या बनाती है? बस पेट भरने के लिए खाना है, तो ऐसा तो मिट्टी भी खा सकते हैं पेट भरने के लिए, मिट्टी क्यों नहीं खा लेते? पेट ही तो भरना है बच्चे। ग्लूकोज इज इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी की ईच एंड इंडिविजुअल सेल, अभी हम उस दिन क्या पढ़ रहे थे? उस दिन क्या पढ़ रहे थे? हर बॉडी के अंदर ग्लूकोज जाता है और ग्लूकोज वहां पे क्या करता है? जब उसका ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या लिबरेट करता है? एनर्जी। और उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके सेल क्या करती है? काम करती है, ठीक। तो इट मीन्स दैट ग्लूकोज इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्लियर? सो हाउ डू वी ट्रांसपोर्ट द ग्लूकोज फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द इंडिविजुअल सेल? There is only one method, and which is circulating organ, blood. Yes. So we have a circulatory. मैं बता रहा हूँ, आने तो दो मेरे, पहले मैं नॉर्मल सिनेरियो पढ़ा रहा हूँ आपको, फिर मैं डायबिटिक वाला पढ़ाऊंगा, है ना। पहले मैं नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ। यहाँ लिख लेते हैं कि अभी हम नॉर्मल सिनेरियो पढ़ रहे हैं, ठीक। तो देखिए हमारी बॉडी की अलग अलग इंडिविजुअल सेल्स हैं, ठीक है। ये कोई सी भी सेल है, जैसे ये मसल की सेल है ना, मसल सेल। ये ब्रेन की सेल है, ठीक है। ये स्किन की सेल है, स्किन सेल। इन सभी तक ग्लूकोज पहुंचाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ से कई सारी कैपिलरीज ओरिजिनेट होंगी, ये ब्लड वेसल में ग्लूकोज जाएगा, उसके बाद इसकी ब्रांचेस हो जाएंगी, यहाँ पे भी जाएगा, ये यहाँ पे भी जाएगा, और कुछ यहाँ पे भी जाएगा। क्लियर है? इन सभी इंडिविजुअल सेल्स तक ग्लूकोज को क्या है? पहुँचाया जाएगा। ग्लूकोज मैंने यहाँ पे वाइट कलर में बनाया है, तो मैं इस तरीके से वाइट कलर में इधर की डायरेक्शन में बना देता हूँ कि इन सभी सेल्स तक ग्लूकोज को पहुँचाया जाएगा। ग्लूकोज अंदर जाएगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमने एक रिएक्शन लिखी थी ना बच्चे उस दिन, क्या लिखी थी? C6H12O6 plus O2 gives what does this give? H2O plus CO2. And the main important thing by which we utilize this, हम क्या यूटिलाइज करते हैं यहाँ से? एनर्जी, है ना। एनर्जी इज लिबरेटेड। जब ग्लूकोज का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो एनर्जी निकली, और साथ साथ में दो और चीजें निकली। उन दो और चीजों का नाम था CO2 प्लस
H2O। क्लियर है? इसको तो हमने हटा दिया कैसे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इसको हम ब्लड में डालेंगे और ब्लड से ले जाएंगे लंग्स तक, लंग्स से बाहर कर देंगे। ऐसे ही था ना? तो बेसिकली हमें ग्लूकोज चाहिए। क्यों चाहिए? इसी से हमें एनर्जी मिलती है। आप दिन भर सुबह से लेकर के पढ़ पा रहे हो, बोल पा रहे हो, जिम जा रहे हो, कैसे? विदाउट एनर्जी। एनर्जी चाहिए, इट मीन्स ग्लूकोज चाहिए, बिना ग्लूकोज के नहीं। तो इन सभी सेल्स को ग्लूकोज मिल रहा है। अब बात क्या होती है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट है कि नहीं है? है। लेकिन इस ग्लूकोज को स्किन की सेल के अंदर डालने के लिए, या ब्रेन की सेल के अंदर डालने के लिए, या मसल की सेल के अंदर डालने के लिए एक हमारे पास हार्मोन होता है, उसका नाम होता है इंसुलिन। क्या नाम होता है? ठीक है। ये इंसुलिन एक ग्लैंड है, उसका नाम है पेनक्रियास, उससे रिलीज होता है। तो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को पकड़ पकड़ के कहाँ डालता रहता है? सेल के अंदर डालता रहता है। ठीक है। अब शुगर के पेशेंट को लेते हैं। अच्छा, जब इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम इन सेल्स में डाल देंगे तो क्या ब्लड के शुगर लेवल कम हो जाएगी? है ना? अब दिक्कत क्या होती है? जो शुगर पेशेंट है, ये शुगर पेशेंट होगा, है ना, या डायबिटिक पेशेंट होगा, उनमें क्या होता है? इस पेनक्रियास से इंसुलिन का फॉर्मेशन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है ना? या फिर हम कहें कि थोड़ा सा लो हो जाता है। जो शुगर पेशेंट होते हैं या डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके यहाँ पे पेनक्रियास के अंदर बनने वाला जो इंसुलिन का हार्मोन है वो या तो लो अमाउंट में प्रोड्यूस होता है या फिर बिल्कुल क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है। ठीक है। अब बताइए, क्या शुगर वाला पेशेंट खाना खाता होगा? खाता ही है। क्लियर है? क्या उसे ग्लूकोज उसकी बॉडी में भी ग्लूकोज बन रहा होगा जब वो खाना खाएगा? है ना, डाइजेशन की प्रोसेस होगी। क्या उसके ब्लड में ग्लूकोज जाएगा? लेकिन क्या उसका जो ग्लूकोज है वो ब्लड से अब सेल में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि इंसुलिन इज नॉट प्रेजेंट हेयर। यहां पे इंसुलिन है, इसलिए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सेल में जा रहे हैं। इसलिए थोड़ी देर बाद देखेंगे आप कि ग्लूकोज के लेवल का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। है ना? क्योंकि हम सारा पहुंचा देंगे ना, सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम सेल के अंदर डाल देंगे। तो ब्लड में है ना, जो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? लो कर दिया जाएगा। किसकी मदद से? इंसुलिन की मदद से। लेकिन शुगर पेशेंट है, शुगर पेशेंट में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। ठीक है। तो क्या ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। तो ये ग्लूकोज क्या ब्लड के अंदर, ब्लड ग्लूकोज का लेवल कैसा हो जाएगा फिर बच्चे? हाई हो जाएगा। तो क्या इसको हम शुगर पेशेंट बोल दें? क्लियर है? बोल सकते नहीं है? बोलेंगे ही। क्लियर है? बोलेंगे ही। ठीक है। हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, इन द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन। अब इस पर्सन को, इसकी सेल को क्या एनर्जी मिल रही है? सेल को एनर्जी मिल रही है? नहीं मिल रही है। ठीक है। क्या इसकी सेल्स धीरे धीरे, मतलब ऐसे ये जो पर्सन है थोड़ा वीक होने लगेगा? है ना, डायबिटिक पेशेंट को आपने देखा भी होगा, कमजोरी आने लगती है क्योंकि उनके पास एनर्जी ही नहीं है। खाना वो खाते हैं, उनको हम खाना देते हैं, लेकिन सारा का सारा क्या होता है? हाँ, उनको कम चाहिए। ये जो ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसको बॉडी क्या कर देती है? बाहर फेंक देती है, क्योंकि सेल के अंदर गया ही नहीं। हमें चाहिए था कहाँ पे? सेल के अंदर चाहिए था। बॉडी इसको क्या करती है? बाहर फेंक देती है। समझ में आ रही ना बातें?
क्लियर है? आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो आपकी जनरल नॉलेज के लिए, है? आएगा कहीं ना कहीं तो आएगा ये भी पॉइंट। मारती नहीं है, मारती नहीं है, सेल के अंदर पहुंचाती है, सेल के अंदर उसकी जरूरत है ना। समझ में आई? जैसे मैं कहूँ जैसे ये कोचिंग है ना, चलती है यहाँ पे मान लेते हैं 500 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? 500 स्टूडेंट्स को किसके अंदर बैठना चाहिए? क्लासरूम्स के अंदर। अभी मान लेते हैं क्लासरूम किसके इक्वल है? क्लासरूम इज इक्वल टू सेल। सेल समझ गए? दिख रहा है आपको? वहां से नहीं दिख रहा? ठीक है। अगर क्लासरूम सेल के इक्वल है तो जो कॉरिडोर्स हैं, कॉरिडोर्स, वो क्या ब्लड वेसल के इक्वल है? हैं? और जो स्टूडेंट्स हैं, क्या उसको हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से इक्वल कर दें? ठीक है। और क्या हम एक गार्ड लगा दें गेट के बाहर? गार्ड वहां पे कौन होगा? इंसुलिन। अब आप अच्छे से समझ जाएंगे। मान लेते हैं क्लासरूम के बाहर गार्ड खड़ा है, ठीक है? और गार्ड कॉरिडोर्स में प्रेजेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहाँ भेजता रहता है? क्लासरूम्स में भेजता रहता है ना। तो स्टूडेंट्स को क्लासरूम में भेजता रहता है। तो ऐसे ही बच्चे, इंसुलिन किसका काम कर रहा है? गार्ड का, ठीक है? ये किसको भेजता है? ग्लूकोज को। कहां पे प्रेजेंट है ग्लूकोज? ब्लड वेसल्स में, है ना? और ब्लड वेसल्स ये कहां भेज देगा अब? ये सेल में। जैसे ही बच्चे सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम में चले जाएंगे, क्या कॉरिडोर खाली हो जाएगा? तो क्या ऐसे ही ब्लड वेसल से ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा? समझ में आ रही ना बातें? तो इस तरीके से इंसुलिन ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, खत्म नहीं करता। खत्म आप किल बोल रहे हो, किल वर्ड गलत है। हमें तो उससे बच्चे एनर्जी निकालनी है ना। तो वो एनर्जी कहाँ कौन निकालेगा? वो जब सेल के अंदर जाएगा ना ग्लूकोज, वहां से एनर्जी निकलेगी। समझ में आई? ये वाला एग्जांपल समझ में आया? गार्ड वाला, है ना? गार्ड का रोल रोल कौन प्ले कर रहा है ना? इंसुलिन। इंसुलिन विल अलाउ द ग्लूकोज टू एंटर द सेल, ठीक है? हाँ, अब लिख सकते हो आप। हाँ, ये पूरा बना सकते हो आप, पूरा ये ड्रॉ कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा।
हो गया? ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है ना, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। लूप ऑफ हेनले, वो जो स्ट्रक्चर था ना हेयर पिन जैसा, वो है, उसमें वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। देखिए यहाँ हमने लिखा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। एक तो होता है रीएब्जॉर्प्शन, मतलब कि हमारी बॉडी में जो चीज़ एसेंशियल है, जैसे कि एसेंशियल क्या है हमारे पास, ग्लूकोज, ये हमें बाहर नहीं वेस्ट जाने देना है ना, अमाइनो एसिड, इसको हम क्या कर लेंगे, फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। ये किया जाता है बाय द रीजन ऑफ पीसीटी ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो टेक्स प्लेस, वाटर भी हमारे लिए ज़रूरी है। लार्ज अमाउंट में वाटर का जो है सिक्रीशन हम नहीं कर सकते, है ना।
साथ ही साथ कुछ अमाउंट में जो सॉल्ट्स होती हैं जैसे कि NaCl, बॉडी में NaCl होना चाहिए एक सर्टेन लेवल तक। अगर ज़्यादा हो रहा है तो NaCl एक्सक्रीट कर देंगे, बाहर जाने देंगे, ठीक है। अगर कम है तो हम उसको फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेंगे बॉडी के अंदर। क्लियर। फिर एक टर्म आती है सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब है उसको बाहर जाने देना, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयन आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड, है ना, एक्सक्रीटेड बोल सकते हैं या सिक्रीटेड थ्रू द ट्यूब्यूल्स विद द यूरिन। यूरिन के साथ पोटेशियम आयंस को भी हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। क्लियर हो रही है ना बात? ठीक है, चलिए अब इसमें हमें पढ़ना है अल्टीमेटली यूरिन का एक्सक्रीशन होता कह रहे हैं कैसे है ना। उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चे मिक्चुरेशन। क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन हमने एक बार पढ़ा था, बोला था मतलब से। मिक्चुरेशन मतलब क्या होता है? हाँ, द पासिंग ऑफ द यूरिन फ्रॉम द बॉडी, है ना, उसी को मिक्चुरेशन बोलते हैं। तो देखते हैं कैसे वो होता है प्रोसेस, है ना। हाँ, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन।
नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो देखिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा ना तो ऐसे बंद रहेगा। हाँ, तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन अगर ये ऐसे रहता है तो यहाँ पे ये ओपन नहीं होगा, और अगर ओपन नहीं होगा तो यहाँ से यूरिन पास आउट नहीं होगा, और जैसे ये रिलैक्स करता है तो यहाँ से फिर यूरिन पास आउट हो जाएगा। क्लियर हो रही ना बातें? तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन हम यहाँ लिख देंगे नो पैसेज फॉर यूरिन, यूरिन के लिए कोई रास्ता नहीं है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। और जब ये रिलैक्स करता है, जब ये रिलैक्स हुआ तो ये ओपन हो गया, और ओपन हो गया तो यहाँ से रास्ता मिल गया किसके लिए? यूरिन के लिए। क्लियर है? यहाँ लिख देंगे पैसेज फॉर यूरिन। समझ में आई बात? ठीक। इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग ये हमारे ऊपर डिपेंड करती है, ये एक वॉलेंट्री मैकेनिज्म है। क्या है? वॉलेंट्री मैकेनिज्म क्या होता है? मिक्चुरेशन, इट इज ए voluntary mechanism. It means इट इज इन आवर कंट्रोल। बेसिकली मतलब ये है कि जब जैसे ब्लैडर क्या होता है बच्चे, यहाँ पे यूरिन का स्टोरेज बढ़ जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे जो ब्लैडर है इसकी वॉल क्या करने लग जाएगी, ऐसे स्ट्रेच करेगी। जब स्ट्रेच करेगी तो आपकी ब्रेन को क्या मिलेगा? एक सिग्नल मिलेगा, है ना। उस एरिया में क्या होगा? एक आपको पेन महसूस होगा, होता है ना। और फिर क्या होगा? आपको ब्रेन ये बोलेगा कि आप किसी ऐसी लोकेशन पर चले जाइए जहाँ पे यूरिनेट कर सकते हैं। क्लियर है? उतने समय के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब बेसिकली हम इसको बंद करके रख सकेंगे। जब भी हमें लगेगा कि ठीक है वो जगह मिल गई है, जगह मिल गई है मतलब वॉशरूम, और वो सही टाइम हो गया है, जैसे कि मान लेते हैं कि आप क्लास में बैठे हैं या फिर आपका एग्जाम चल रहा है, आपको पेन होना स्टार्ट हुआ, है ना, थोड़ा सा फील हुआ, पर अभी आपको लग रहा है कि यार नहीं अभी आधे घंटे बचे हैं, तो आधे घंटे क्या कर देते हैं? होल्ड कर लेते हैं। समझ में आई ना बातें? तो होल्ड करने की पावर आपके पास है, आपके दिमाग के पास है। तो इसका मतलब वो मैकेनिज्म कैसा हुआ? वॉलंटरी मैकेनिज्म हुआ। ठीक है? जब आप चाहोगे आधे घंटे बाद वॉशरूम में जा करके यूरिनेट करेंगे। क्लियर है? तो इसीलिए हमने लिखा कि मिक्चुरेशन इट इज ए वॉलंटरी मैकेनिज्म बिकॉज इट इज इन आवर कंट्रोल, हमारे खुद के कंट्रोल में होता है, हमारी विल पावर पे डिपेंड करता है। क्लियर? जब वॉशरूम में जाएंगे तो यहाँ पे ब्रेन से सीधा सिग्नल कहाँ जाएगा? स्फिंक्टर पे जाएगा। स्फिंक्टर क्या होगा? ओपन, और जैसे ही ओपन होगा एक पैसेज क्रिएट होगा, यूरिन यहाँ से बाहर आ जाएगा। बाहर आने के लिए एक ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग। क्लियर है? ठीक। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मेल और फीमेल के, है ना, यूरेथ्रा में कोई डिफरेंस है क्या? तो कहता है हाँ। ये सिंबल पता है बच्चे आपको? कौन है इसमें मेल? ठीक है, तो मेल का जो यूरेथ्रा है ना, वो क्या है? थोड़ा सा लार्जर लेंथ में, या लॉन्गर बोल दो, लार्जर भी नहीं बोलेंगे, लॉन्गर बोलेंगे। ठीक है? और जो फीमेल का यूरेथ्रा है वो साइज में कैसा है? शॉर्टर। समझ में आ रही ना बातें? ठीक, तो इसको भी लिख लीजिए।
क्या बास्केटबॉल क्या? हाँ बढ़ती है। कोई से भी आप ऐसे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके हार्मोन्स और ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं और बॉडी में। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तो आप तो वर्कआउट भी करते हो ना, जिम भी तो जाते हो। हाँ तो बस उतना सफिशिएंट है ना। जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो फिजिकल एक्टिविटी करने से और बेटर रिजल्ट्स शो करते हैं, है ना। और वो ग्रोथ हार्मोन अभी आपके एक्टिवेट होंगे काफ़ी हाई इंटेंसिटी में। उसका रिजल्ट अल्टीमेटली जो है 1-2 साल में आपको देखने को मिलेगा, सडन आपकी जो है ग्रोथ नज़र आएगी। हाँ जो आपके रिलेटिव्स हैं वो आपको मतलब बोलेंगे कुछ महीनों बाद या 1 साल के अंदर अंदर कि अरे बच्चे की हाइट तो बहुत जल्दी लंबी हो गई। समझ में? वो एक सडन प्रोसेस होता है। हाँ? हम्म। तो ये हो गया है ना। अच्छा बच्चे, इसको स्फिंक्टर को ओपन करने का और क्लोज करने का जो सिग्नल है वो कहाँ से आ रहा है? वो आपके कहाँ से आ रहा है? ब्रेन से आ रहा है। और अगर वो बोलेगा नर्वस सिस्टम से आ रहा है तो भी सही है। हाँ, न्यूरॉन बच्चे एक एक बेसिकली क्या है, सेल है। तो एक सेल से नहीं आता, वो बहुत सारी सेल्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। क्लियर है? तो अल्टीमेटली आप या तो उसको नर्वस सिस्टम बोल देंगे या फिर ब्रेन बोल देंगे। तो ब्रेन से एक सिग्नल आता है जिसकी वजह से इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है और आप ये मिक्चुरेशन की प्रोसेस कर पाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, बायोलॉजी की टर्म्स में सिग्नल को सिग्नल को हम इम्पल्स भी बोलते हैं, है ना। सुना है कभी? नर्व इम्पल्स। इम्पल्सिव तो वो अलग चीज है। सिग्नल को ही आप किससे रिलेट करेंगे? इम्पल्स से। देखिए अगर मैं बोलूं जैसे कि नर्वस सिस्टम सिग्नल देता है स्फिंक्टर को, क्लियर है ये बात। और अगर मैं बोलूं नर्वस सिग्नल सेंड्स द इम्पल्स टू द स्फिंक्टर, तो भी उसका मतलब एक ही है। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यूरिन। एक्चुअल में जो यूरिन आया उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं? ठीक है। हाँ, हाईली टॉक्सिक है, एसिडिक नेचर का है। हाउ मच अमाउंट ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अडल्ट ह्यूमन इन 1 डे? नहीं, ऑलमोस्ट अप्रोक्स। क्या लगता है आपको, एक नंबर बताइए। अच्छा, 200 ml थोड़ा सा कम हो गया। मैं अडल्ट की अगर बात करूं ना, तो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। हाँ आप बच्चे हो ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना अडल्ट की अगर मैं बात करूँ। इसलिए क्वेश्चन भी मैंने शुरू में यही पूछा था कि इन ए ह्यूमन अडल्ट हाउ मच यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, तो द आंसर विल बी 1 to 1.5 लीटर। क्लियर है? तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द अडल्ट ह्यूमन। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? ठीक है। हाँ, इसको साथ 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 में इसको लिखते रहो। चलिए,
नेक्स्ट लिखते हैं इसका, ये तो इसका क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम है। देन इसका लिखते हैं कलर। कलर कैसा होता है इसका, ग्रीन। ग्रीन कब होता है, येलो। येलो, क्लियर येलो। क्लियर मतलब ट्रांसपेरेंट होता है एकदम। ठीक हो रही ना बातें। उसके बाद वॉल्यूम तो हमने लिख ही लिया। इसका लिखते हैं पीएच। पीएच समझते हो ना, हाई पीएच है तो एसिडिक है या बेसिक, बेसिक है ना। तो इसका पीएच कैसा रहता है, लो रहता है थोड़ा, ठीक है। तो लो पीएच, लो पीएच है अराउंड अराउंड 5, ठीक है। तो कैसा हो गया ये, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। फिर आते हैं ओडोर। ओडोर समझते हैं, मीन्स इसकी स्मेल। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ना, स्ट्रॉन्ग स्मेल। बस इतना ही लिख लीजिए आप तो, क्लियर है। इसमें अगर हम जाएं तो यूरिन में जो 1 to 1.5 लीटर है, तो 95% उसमें क्या होता है बच्चे, वाटर ही होता है। ठीक हो रही है बातें। हम्म, ये 95% वाट, हम्म, 95% वाटर है। बाकी 5% जो चीज़ें बची, जैसे 5% जो चीज़ें बची, उसमें क्या क्या आ जाएगा। तो मेनली हमने क्या निकाला था यहाँ से निकाला था यूरिया, थोड़ा बहुत अमोनिया, है ना। बाकी हमने सॉल्ट्स निकाले थे, क्लियर है। वो 5% में, मतलब वाटर के अंदर ये सब मिक्स रहेगा। हाँ, और अदर सब्सटेंसेस भी आप लिख सकते हैं। अदर सब्सटेंसेस, बॉडी के जो अदर सब्सटेंसेस, वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, वो भी यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। क्लियर है। यूरिया का अगर कोई अमाउंट पूछेगा ना कि कितना यूरिया, ग्राम में पूछते हैं, तो 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। ये सारा डाटा जो हम दे रहे हैं, ये पर डे के हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है। ये पर डे के हिसाब से, इस तरीके से। हो गया। ठीक है, अभी हम इसको ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। इसकी रीडिंग करके आना, कुछ डाउट है तो पूछना। डीपीपी बन गई है तो मैं आज शाम को आपके ग्रुप पर डलवा दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना।
बाय बाय।